Everything was sort of जरा सोच के देखिए, आप किसी अनजान डरावने जंगल में फंस गए हो जहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं, और रात होते ही कोई अदृश्य ताकत आपको लगातार देख रही हो। ये ताकत कौन है, इंसान है या फिर कुछ और? द वॉचर्स मूवी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि रहस्य, हॉरर और वो डर की दास्तान है जो आपको अंदर तक हिला देगी। तो चलिए आज हम खोलते हैं इस फिल्म के हर राज को पूरे रोमांच और सस्पेंस के साथ। मूवी की शुरुआत एक घने जंगल को दिखाते हुए होती है, जहाँ जॉन इस जंगल से बाहर निकलने के लिए अपनी जी जान लगाकर भाग रहा था। लेकिन ये जंगल इतना घना था कि उसे भागते भागते अब सुबह से शाम हो गई थी। जहाँ वो एक पॉइंट पर आकर रुकता है और उसके सामने एक 108 का बोर्ड था जिस पर लिखा था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा सकता। ये देख जॉन और भी ज्यादा डर गया था और ये जंगल रात में और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। जॉन बिना वक्त गवाए फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगता है, लेकिन इस बार जब वो रुकता है तब उसके चेहरे पर अजीब सा डर था, क्योंकि उसके सामने फिर से वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड आ चुका था। वो समझ चुका था कि वो घूम फिरकर फिर से उसी जगह आ चुका है जहाँ से उसने भागना शुरू किया था। छिपने के लिए कोई भी जगह ना पाकर मजबूरन वो पेड़ पर चढ़ने लगता है, पर टहनी टूटने की वजह से जॉन काफी ऊंचाई से नीचे गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उसने अपने आप को संभाला ही था कि अचानक जमीन हिलने लगती है, पूरे इलाके में भयानक आवाजें गूंजने लगती है। तभी कोई जॉन को घसीटकर अपने साथ ले जाता है। अब जॉन को ले जाने वाला कौन था कुछ नहीं पता, पीछे बची थी तो बस जॉन की चीखें। अब इस हादसे के 6 दिन बाद हम शहर में एक लड़की मीना को देख पाते हैं जो एक पेट शॉप में काम करती है। तभी शॉप ओनर उसे सनकनूर नाम के एक पैरेट को एक जू में डिलीवर करने के ऑर्डर्स देता है, इसलिए मीना उस पैरेट को लेकर उस जू की तरफ निकल पड़ती है। जब वो शहर से बाहर निकलती है तब वहाँ एक बोर्ड पर हम कई सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर्स को देख पाते हैं। मीना इधर उस जू तक जल्दी पहुँचने के लिए अपनी कार जंगल के रास्ते मोड़ लेती है, लेकिन जंगल के बीचों बीच आकर अब उसे भी अजीब लगने लगा था, और यहाँ ना ही तो उसके मोबाइल में नेटवर्क था, ना उसके कार का रेडियो काम कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी कार भी कुछ दूर आकर अपने आप ही बंद हो जाती है। और ये वही इलाका है जहाँ से 6 दिन पहले जॉन गायब हुआ था। जब मीना कार से बाहर निकलती है तो वो सामने उसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले बोर्ड को देखती है। मीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो पैरेट को लेकर पैदल ही मदद के लिए जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कार से दूर आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि जंगल के अंदर आकर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। इसलिए वो फिर से अपनी कार के पास आती है, लेकिन वहाँ तो उसकी कार थी ही नहीं। उसे लगने लगा था कि शायद ये वो जगह नहीं है जहाँ उसकी कार बंद पड़ी थी, क्योंकि जंगल की हर एक दिशा, हर एक मोड़ एक जैसा ही लग रहा था और पूरे जंगल में अब अंधेरा छा चुका था। मीना इतनी डर चुकी थी कि तभी जमीन हिलने लगती है और पूरा जंगल मानो खामोश हो जाता है। उसी दौरान वो दूर किसी के साए को देख पाती है। मीना बिना सोचे समझे उस साए के पास आती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो मीना से नजर मिलाकर घने जंगलों में भाग जाती है। मीना भी उस बूढ़ी औरत का पीछा करते करते जंगल के इतने अंदर आ चुकी थी कि उसे खुद भी नहीं पता। मीना भागते भागते एक जगह आकर रुकती है जहाँ उसके सामने एक कैबिन थी, और अंदर से वही बूढ़ी औरत कैबिन का दरवाजा खोलकर मीना से कहती है कि जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। मीना भी डर के मारे फौरन कैबिन के अंदर आ जाती है, जहाँ उस बूढ़ी औरत के साथ अंदर 2 टीनेजर्स भी थे और उस कैबिन में एक बड़ी सी मिरर भी थी। मीना उनसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि हम इसे दी कोक कहते हैं, और यहाँ हम उन सबका नाम जान पाते हैं। उस बूढ़ी औरत का नाम था मैडलिन और उन टीनेजर्स का कियारा और डैनियल। मैडलिन अपनी बात काटकर मीना से कहती है कि हमारे साथ जल्दी से आकर मिरर के सामने खड़ी हो जाओ, कोई हमें देखने आने वाला है। जैसे ही वो लोग मिरर के सामने आते हैं तो बाहर से अजीबोगरीब भयानक आवाजें आने लगती है। जब मीना मैडलिन से इन आवाजों के बारे में पूछती है तो मैडलिन बताती है कि हम इन्हें वॉचर्स कहते हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। वो हर दिन सूरज ढलने से लेकर
लेकर सूरज उगने तक हमें ऐसे ही देखते रहते हैं। तभी मिरर की दूसरी ओर से आवाजें और तेज हो जाती है। मैडलिन मीना से कहती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से काफी खुश है। मीना ये सब सुन काफी डर जाती है। वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी। अब किसी तरह वो लोग उसी कैबिन में रात गुजारते हैं और सुबह होते ही कैबिन से बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैडलिन ने मीना को बताया था कि वॉचर्स सिर्फ रात में ही निकलते हैं और सुबह हम आजाद होकर घूम सकते हैं। इसलिए सुबह होते ही मीना बाहर का रास्ता खोजने निकल पड़ती है, लेकिन कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, जैसे वो जानते हो कि घूम फिर कर मीना को यही आना है। आगे बढ़ते हुए मीना को फिर से नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखता है, पर हिम्मत ना हारते हुए वो सूरज की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे बढ़ते हुए वो देखती है कि सामने रास्ता ही नहीं है। दूर दूर तक घने जंगलों के अलावा और कुछ भी नहीं। मीना मायूस होकर नीचे बैठती है कि पीछे से मैडलिन आकर मीना को बताती है कि सिर्फ तुम ही अकेली नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की है, हम भी कोशिश करते हुए ही हार गए हैं। ये कहकर वो मीना को जंगल के अंदर वहाँ लेकर आती है जहाँ नो रिटर्न का बोर्ड लगा हुआ था। ये एक ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे साइन बोर्ड थे जो जंगल के चारों ओर गोल घेरे में लगे हुए थे और बीच में था वो कैबिन। मैडलिन उसे बताती है कि ये साइन बोर्ड्स हमारे कैबिन से आधे दिन के फासले पर लगे हुए हैं। अगर हम इससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। याद रखो ये जंगल एक शिकारी है और हम शिकार, तो अगर जिंदा रहना है तो एक साथ ही रहो और इस साइन बोर्ड्स को कभी इग्नोर मत करना। मीना पूछती है कि ये साइन बोर्ड्स आखिर किसने बनाए हैं। मैडलिन जवाब देती है कि ये एक प्रोफेसर ने बनाए थे, पर अब तक उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। यहाँ ये लोग वो रात भी किसी तरह कैबिन में ही निकालते हैं। अगली दिन मीना कियारा के साथ जंगल में खाना ढूंढने जाती है, जहाँ मीना उससे पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या है। कियारा कहती है कि मुझे भी कुछ खास नहीं पता, वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वो इतने भयानक है कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। कियारा अब उसे एक गड्ढा दिखाते हुए कहती है कि ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में मौजूद है। दिन के वक्त सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो इन गड्ढों से बाहर निकलकर हमें देखने आते हैं, क्योंकि दिन में वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कियारा मीना को ये भी बताती है कि वो 5 महीने पहले उसके हस्बैंड के साथ इस जंगल में आई थी, तब से वो दोनों यही फंसे हुए हैं। पर 6 दिन पहले उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकला था, तो मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी आएगा। और यहाँ हमें पता लगता है कि कियारा का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि जॉन था, जिसे कोई अपने साथ ले गया और उसे ले जाने वाले भी कोई और नहीं बल्कि वॉचर्स ही थे। अब ये दोनों फिर से कैबिन के पास आते हैं। मैडलिन इधर मीना को जिंदा रहने के लिए 3 रूल्स बताती है। पहला रूल कि वो रात होने पर किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा रूल कि वो रात में मिरर की तरफ पीठ करके नहीं सोएगी, इससे वॉचर्स भड़क जाएंगे। और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और रोशनी में ही रहेगी। जब तक तुम इन रूल्स को फॉलो करोगे तब तक तुम जिंदा रहोगी। लेकिन मीना को मैडलिन की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए रात होने पर वो वॉचर्स के बारे में जानने के लिए मिरर को अपना कान लगाती है, लेकिन बाहर से उसे किसी भी तरह की आवाजें नहीं आती, तो वो जानबूझकर मिरर की तरफ पीठ करके सो जाती है। तभी वॉचर्स गुस्सा हो जाते हैं और जोर जोर से मिरर पर मारने लगते हैं। तभी मैडलिन भी जाग जाती है और मीना को मिरर के सामने खड़ा करती है, जिसके बाद वॉचर्स थोड़े शांत हो जाते हैं और अब ये तीसरी रात भी किसी तरह गुजर जाती है। अगली सुबह अब मीना डैनियल के साथ खाना ढूंढने निकलती है। मीना डैनियल से पूछती है कि क्या तुमने आज तक किसी वॉचर को देखा है, जिस पर डैनियल कहता है कि मैंने भी आज तक किसी वॉचर को नहीं देखा। मीना को लग रहा था कि ये सब मैडलिन की बनाई गई कहानियां है, तो वो ये फैसला करती है कि वो खुद उन गड्ढों को जाकर चेक करेगी। जिसके बाद मीना डैनियल की मदद से वॉचर्स के गड्ढे में उतरती है, जहाँ अंदर कई सारे जरूरत का सामान पड़ा था और ये सामान उन लोगों का था जो वॉचर्स का शिकार हो गए थे। मीना जरूरत का सामान, कैमरा और साइकिल को रस्सी के सहारे ऊपर डैनियल के पास पहुंचाती है। मीना अंदर इंतजार कर रही थी कि कब डैनियल रस्सी को नीचे फेंकेगा और वो ऊपर चली जाए। तभी मीना को अंदर एक कोने से किसी की आवाजें आती है। मीना फौरन डैनियल को रस्सी नीचे फेंकने के लिए कहती है। उसी दौरान अंधेरे से एक भयानक हाथ बाहर आकर मीना को पकड़ने आता है, लेकिन क्योंकि मीना रोशनी में खड़ी थी तो वो हाथ रोशनी के संपर्क में आते ही जलने लगता है। तभी डैनियल भी रस्सी नीचे फेंकता है और मीना फौरन उस गड्ढे से बाहर आ जाती है। इसके बाद दोनों सारे सामान को लेकर कैबिन आते हैं, जहाँ मैडलिन मीना से पूछती है कि ये सारा सामान कहाँ से आया, जिस पर मीना झूठ कहती है कि ये सामान इन्हें जंगल से मिला। लेकिन मैडलिन को इस जंगल में फंसे अरसा हो गया है। वो जानती थी कि ये लोग ये सारा सामान वॉचर्स के गड्ढे से निकाल कर लाए हैं, तो वो मीना से पूछती है कि तुमने गड्ढे में
तूने अंदर क्या देखा, लेकिन मीना उसे कुछ भी नहीं बताती। इधर कैबिन में ये लोग इस बात से खुश थे कि आज रात वो वॉचेस को देख पाएंगे। डैनियल गड्ढे से मिले कैमरा को टीवी के साथ कनेक्ट कर देता है और सभी रात होने का इंतजार करते हुए बैठ जाते हैं। काफी रात होने के बावजूद आज कोई वॉचर्स उन्हें देखने नहीं आया था, लेकिन तभी उनके साथ कुछ अजीब होता है। जब वो लोग बातें करने में बिजी थे तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जो कियारा के हस्बैंड जॉन की आवाज में बात करके उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। कियारा को लगता है कि शायद जॉन को बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है और वो हमें यहाँ लेने आया है। यही सोचकर वो दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन मैडलिन उसे रोकते हुए समझाती है कि बाहर जो है वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि रात होने पर कोई भी इंसान इस कैबिन तक नहीं पहुंच सकता। पर कियारा थी कि वो मैडलिन की बात पर विश्वास नहीं करती। उसका शक दूर करने के लिए मैडलिन कियारा से कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि बाहर तुम्हारा हस्बैंड है तो उसे कोई ऐसी बात पूछो जो सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड जानते हो। कियारा जब बाहर खड़े इंसान से सवाल करती है तो उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिससे वो समझ जाती है कि बाहर जो है वो जॉन नहीं बल्कि वॉचर है, जो जॉन का रूप लेकर वहां आया था और वो उस बाहर लगे कैमरा को भी तोड़ देता है। इधर जब ये लोग दरवाजा नहीं खोलते तो गुस्से में वॉचेस मिरर पर मार मार कर उस पर क्रैक गिरा देते हैं। मैडलिन यहाँ होश संभालते हुए सबको मिरर के सामने खड़ा करती है, जिससे वॉचेस शांत होकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद मीना आखिरकार मैडलिन को सच बताती है कि ये सामान उन्होंने वॉचेस के गड्ढे से निकाला था। ये सुन के मैडलिन काफी गुस्सा होती है और अगले दिन वो सारा सामान फिर से गड्ढे के अंदर फेंक देती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद उन्हें जंगल में अजीब चीजें महसूस होने लगी थी और इन सब का डैनियल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। दूसरी तरफ कियारा समझ चुकी थी कि अब उसका हस्बैंड जॉन कभी नहीं लौटेगा, इसलिए वो वॉचेस के गड्ढे के अंदर कूदकर खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन मीना उसे ऐसा करने से रोक देती है। वहीं डैनियल का बर्ताव और गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि वो मैडलिन को वहां बांध देता है। शायद इस जंगल में ऐसा कुछ था जो डैनियल से ये सब करवा रहा था, या फिर हो सकता है कि इतने वक्त से जंगल में रहने के कारण उसका दिमागी संतुलन हिल चुका था। फिलहाल तो जल्दी रात होने वाली थी, इसलिए डैनियल कैबिन की तरफ भागता है, जिसके पीछे कियारा भी भाग जाती है, लेकिन मीना मैडलिन को छुड़ाने में लगी हुई थी। इधर डैनियल कैबिन में आकर दरवाजा बंद कर देता है और मीना और मैडलिन को बाहर वॉचेस के लिए छोड़ देता है। वो दोनों डैनियल से काफी मिन्नतें करते हैं कि दरवाजा खोल दो, लेकिन डैनियल था कि दरवाजा नहीं खोलता। अंधेरा बढ़ रहा था और वॉचेस के आने का भी समय हो चुका था, इसलिए मीना मैडलिन के साथ अपनी जान बचाने के लिए वही झाड़ियों के अंदर छिप जाती है। और यहाँ मीना और मैडलिन के साथ हमें भी वॉचेस की एक झलक दिखाई जाती है, जो लंबे पतले और काफी भयानक दिख रहे थे। ये सभी वॉचर्स अपने अपने गड्ढों से निकलकर कैबिन के पास इंसानों को देखने आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मीना और मैडलिन अंदर नहीं है, इसलिए वो सभी उन दोनों को ढूंढने जंगल में भाग जाते हैं। वॉचर्स के जाते ही मीना और मैडलिन मौका पाकर फिर से कैबिन के पास आते हैं और डैनियल के सामने दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं। और इस बार डैनियल के अंदर का इंसान भी बाहर आ जाता है और वो दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले लेता है, जिसके बाद सभी वॉचेस आने से पहले मिरर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ मैडलिन उन्हें वॉचेस के बारे में कुछ ऐसी बात बताती है जिससे अब तक वो सभी अनजान थे। मैडलिन बताती है कि जब मैं पहली बार इस जंगल में आई थी तब मैंने पहली बार एक वॉचर को देखा था जिसने मेरा रूप ले लिया। मीना उससे पूछती है कि आखिर ये वॉचेस चीज क्या है। मैडलिन जवाब देती है कि ये सारे क्रीचर्स फेरीज है जो किसी जमाने में इंसानों के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इंसानों को फेरीज की शक्तियों से डर लगने लगा। क्योंकि इंसानों की तादाद काफी ज्यादा थी तो उन्होंने उन फेरीज को श्राप से बांधकर जंगल के गड्ढे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। उसके बाद फेरीज कई 100 सालों तक उस गड्ढे में कैद रहे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई करके निकलने के रास्ते बना लिए और आज वही फेरीज वॉचेस के रूप में गड्ढों से निकलकर हमारे सामने आते हैं। हालांकि श्राप के कारण फेरीज ने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी, लेकिन उनके पास एक शक्ति अभी भी थी कि वो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। डैनियल पूछता है कि ये वॉचेस हमें हर रात देखने क्यों आते हैं, आखिर ये चाहते क्या है। मैडलिन बताती है कि ये वॉचेस फिर से एक बार इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन इनके असली रूप के कारण ये इंसानों के बीच नहीं रह सकते, इसलिए हमें यहाँ कैद किया है कि ये हमें देखकर हमारे सारे आज के तौर तरीके सीख सके और फिर से एक बार इंसानों के बीच रह सके। तभी सारे वॉचर्स फिर से कैबिन के पास आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मैडलिन और मीना फिर से कैबिन के अंदर आ चुके हैं तो वो सभी गुस्से में पागल दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने
करने लगते हैं। इसलिए सभी एक टेबल को दरवाजे के सामने लगा देते हैं ताकि वॉचेस अंदर ना आ पाए। अब अंदर मौजूद सभी को उनकी मौत सामने दिख रही थी। तभी उनकी नजर कारपेट के नीचे मौजूद एक दरवाजे पर जाती है। हैच खोलने पर उन्हें पता लगता है कि नीचे तो एक बंकर बना हुआ है। सभी जल्दी से बंकर के अंदर घुसकर हैच बंद कर देते हैं। अंदर आते ही ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें पता भी नहीं था कि यहाँ एक बंकर भी है जिसमें जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी, जैसे हजारों दिनों का खाना, एक कंप्यूटर और भी कई सारी चीजें। इस बंकर के यहाँ होने की वजह जानने के लिए मीना कंप्यूटर ऑन करती है जिसमें आज भी काफी सारा डेटा मौजूद था। डेटा का एक्सेस मिलने पर उन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। उस वीडियो में प्रोफेसर बताते हैं कि मुझे इन वॉचेस के बारे में जब पता चला तब उन पर रिसर्च करने में यहाँ आया। अगली वीडियो में प्रोफेसर बताते हैं कि मेरी इसी रिसर्च के दौरान मुझे एक ऐसी फेरी के बारे में पता चला जो दिन और रात कभी भी गड्ढे से बाहर आ सकती थी, साथ ही वो किसी का भी हुबेहूब रूप ले सकती थी। और यहाँ हमें पता लगता है कि प्रोफेसर ने उस फेरी को इसी बंकर में कैद किया हुआ था। अब यहाँ इनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो सारी वीडियोस देखे, इसलिए मीना सीधे आखिर वाली वीडियो प्ले करती है ये जानने के लिए कि आखिर प्रोफेसर और उस फेरी के साथ क्या हुआ। आखिरी वीडियो में प्रोफेसर बताते हैं कि वो खुद को और उस फेरी को मार देंगे, लेकिन मरने से पहले वो उन लोगों के लिए एक ऐसी चीज बताते हैं जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, यानी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। वो बताते हैं कि शाम में जिस दिशा में परिंदे उड़ते हैं उस दिशा में जाने से वो इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद प्रोफेसर ऊपर चले जाते हैं और खुद के साथ उस फेरी को भी मार देते हैं। अगली सुबह ये लोग बंकर से बाहर निकलकर देखते हैं कि वॉचर्स ने पूरे कैबिन को तबाह कर दिया है और आज उन्हें कैसे भी यहाँ से निकलना होगा, वरना आज उनकी मौत पक्की है, क्योंकि उनके पास अब छिपने के लिए कैबिन भी नहीं थी। वो जानते थे कि शाम होने के बाद परिंदे उड़ेंगे और उन्हें शाम होने से पहले यहाँ से निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरेट को आजाद करती है और जिस दिशा में वो उड़ता है सभी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग एक नदी किनारे पहुंचते हैं जहाँ आज भी प्रोफेसर की बोट वही बंधी हुई थी। इनके पास वक्त काफी कम था क्योंकि रात होने वाली थी और वॉचर्स किसी भी वक्त बाहर आ सकते थे, इसलिए ये लोग बोट को पानी में उतारने में लग जाते हैं। तभी डैनियल को पीछे कियारा के हस्बैंड जॉन की आवाज आती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था, इसलिए डैनियल उसे खींचकर बोट के पास लाने लगता है। तभी बोट में बैठे सभी देखते हैं कि डैनियल जिसकी मदद करने के लिए गया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर था जिसने डैनियल को मारकर अब उसका रूप ले लिया था। वो जानते थे कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते और बोट में सवार वो सभी आखिरकार उस नर्क से बाहर आ चुके थे। लेकिन जरा रुकिए, ये कहानी इधर ही खत्म नहीं होती क्योंकि असली ट्विस्ट तो आगे है। इधर जब सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं तब कुछ दिनों के बाद मीना प्रोफेसर के बारे में पता लगाने के लिए उनके यूनिवर्सिटी आती है, जहाँ उसे एक नया राज पता चलता है कि जब इंसान और फेरिस एक साथ रहा करते थे तब उनकी शादी भी हुआ करती थी और उनके मिलन से जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था क्योंकि उनमें इंसान और फेरिस दोनों के गुण थे। उन हाफलिंग्स में एक खासियत होती थी कि वो रूप बदलने में इतने माहिर होते थे कि वो किसी मरे हुए इंसान का भी रूप ले सकते थे। और छानबीन करने पर मीना को प्रोफेसर के ऑफिस में कुछ तस्वीरें भी मिलती है जिसे देख उसके होश उड़ गए थे क्योंकि तस्वीरों में प्रोफेसर के साथ जो औरत खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन है और वो प्रोफेसर की वाइफ है। इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए मीना कियारा के पास आती है और उसे बताती है कि मैडलिन असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ है और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक फेरी है। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि प्रोफेसर की वाइफ तो कई साल पहले कैंसर की वजह से मर चुकी है और शायद प्रोफेसर ने अपनी मरी हुई वाइफ को फिर से पाने के लिए उस हाफलिंग्स वॉचर को कैद किया ताकि वो उसे उसकी वाइफ मैडलिन का रूप लेने को कह सके। तभी कियारा के घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से कोई और नहीं बल्कि कियारा उतरती है, यानी अब तक मीना के साथ जिसने बात की वो कियारा नहीं बल्कि उसके रूप में मैडलिन थी। इधर जैसे ही कियारा घर के अंदर आती है वो फेरी जॉन का रूप लेकर कियारा को बेहोश कर देती है। मीना उस फेरी से पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, जिस पर वो फेरी गुस्से में मीना से कहती है कि मैं बाकी फेरिस से काफी अलग हूँ, मैं एक हाफलिंग्स हूँ, इसलिए मेरे सारे साथी मुझे उनके साथ नहीं रहने देते। मैं उस जंगल में अकेली पड़ चुकी थी, मुझे फिर से इंसानों के साथ रहना था। तभी वहाँ प्रोफेसर आया और उसने मुझे कैद करके मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी वाइफ का रूप ले लूँ तो वो मुझे इस जंगल से बाहर निकालेगा। मैंने उसकी बात मानकर मैडलिन का रूप ले लिया और उसकी सारी बातें सीखी, लेकिन उस धोखेबाज ने बाद में मुझे ही मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो मुझे मारता
मैंने ही उसे मार दिया, और अब क्योंकि तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो तो मैं अब तुम्हें भी मार कर तुम्हारा रूप ले लूंगा। ये कहकर वो फेरी मीना का रूप लेकर उसे मारने जाती है। तभी मीना उससे कहती है कि प्रोफेसर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि क्यों तुम सबसे अलग हो। तुम एक हाफ ब्रीड फेरी हो, आधी इंसान और आधी फेरी। मैं समझती हूँ कि अकेला रहना कैसा होता है। अपने अंदर की बातें और सच्चाई जानने के बाद वो फेरी अपने असली रूप में आने लगती है और मीना को वही छोड़कर वहाँ से उड़ जाती है। जिसके बाद सीन कुछ हफ्तों बाद मीना पर आता है, जो अपनी बहन के साथ रहने लगी है। और कहानी के एंड में हम एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं जो मीना के घर के नीचे खड़ी थी, और ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी थी जो अभी इस दुनिया में इंसानों के रूप में रह रही है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। और आखिर में ये कहा जा सकता है कि द वॉचर्स फिल्म हमें सिखाती है कि कभी कभी हम जिस सच्चाई से भाग रहे होते हैं वही सच्चाई हमें सबसे ज्यादा निगल जाती है।